बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। पूरे गांव में खलबली मच गई थी। उसकी वजह ये थी कि खेतों से आने वाली गांव की औरतों ने उस गांव के 100 साल पुराने कुएं से अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। फिर इस बात की तस्दीक के लिए जब गांव के मर्द उस कुएं के पास गए तो उन औरतों की बात सच साबित हुई थी। सच में ही मगरिब के बाद आने वाले इस कुएं के अंदर से भयानक आवाजें गांव के मर्दों का दिल भी दहला रही थीं। मैं जो अम्मा के मुंह से कई बार इस बात का तस्करा सुन चुकी थी, अब मेरा भी दिल मचल रहा था कि मैं उस कुएं पर जाकर देखूं कि आया सच में ये एक अफवाह है या इस बात में कोई सच्चाई भी है। लेकिन मजाल है जो अम्मा मुझे वहां जाने दे, इसलिए मैं अपनी सहेली बानो के पास चली आई। चल बानो, हम भी चलते हैं, जाकर देखें तो सही कि आखिर कुएं के अंदर से आने वाली आवाजें कैसी हैं। बानो ने कानों को हाथ लगाया था। पागल हो गई है क्या जो तू वहां जाएगी? वो जो कुएं के जिन्नात है ना, वो तुझसे चिमट जाएंगे, फिर सारी जिंदगी रोती फिरना, शादी भी नहीं होगी तेरी। मैंने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया था। फिर गुस्से से कहने लगी, तुझे तो हर वक्त शादी की पड़ी रहती है, वैसे भी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, इस गांव के पेंडू लड़कों से तो हरगिज नहीं। बानो कहने लगी, हाँ, तेरे लिए तो कोई आसमान से शहजादा उतर कर आएगा। तो मैं जैसे ख्वाबों में खो गई और कहने लगी, क्यों नहीं, जरूर कोई शहजादा मेरे लिए आएगा जो मुझे इस गांव से बहुत दूर ले जाएगा। उसकी बातें करते हुए मैं कुएं वाली बात बिल्कुल भूल चुकी थी। लेकिन अगले दिन जब मैं अब्बा को खेतों में खाना देने जा रही थी तो मेरा दिल बेइख्तियार मचलने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि एक बार मैं उस कुएं के पास जरूर जाऊं। अब्बा को रोटी देकर आई तो असर का वक्त हो रहा था और मेरे कदम खुद ब खुद उस कुएं की तरफ जाने लगे। तभी मैंने अचानक उस कुएं के अंदर जाकर देखा, लेकिन मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। अगर 2 कदम पीछे ना होती तो शायद मैं कुएं में जाकर गिरती। अब मैं पागलों की तरह घर की तरफ भाग रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मेरा नाम शबाना है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। हम 3 बहनें और एक हमारी अम्मा थी। अब्बा हमारे वडेरे की जमीनों पर काम करते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा होता था। हम इस गांव के बहुत गरीब लोग थे और इस गांव में बड़े बड़े अमीर लोग भी रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। लेकिन ज्यादातर लोग गरीब ही थे जो गांव के वडेरे की जमीनों पर काम काज करके अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन वडेरा बहुत कम उजरत देता था। हमारा 2 कमरों पर मुश्तमिल एक कच्चा पक्का सा मकान था। हर साल बारिशों में खूब टपकता। मैं टपकने वाली छत को देखकर दहलती रहती। ऐसे लगता जैसे अभी जमीन बोस हो जाएगी। लेकिन फिर बारिशें गुजर जाती तो अम्मा अब्बा से लड़ाई करती और कहती कि कब तू घर बनवाएगा? देख, तेरी सबसे बड़ी बेटी भी अब 20 साल की हो चुकी है, कुछ फिक्र कर, 3 बेटियों की जिम्मेदारी है तेरे कंधे पर। तो अब्बा गुस्से में कहते, हाँ तो मैंने कहा था कि 3 बेटियां पैदा कर। अगर आज एक बेटा पैदा करती तो वो जवान होकर मेरे साथ कामकाज करता, घर चलाता। अब्बा की ये बातें सुनकर मैं बहुत उदास हो जाती थी। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। मैट्रिक करने के बाद मैं मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। लेकिन मैं एक लाउबाली सी लड़की थी, ज्यादा बातों को दिल पर नहीं लिया करती। मैं जानती थी कि अब्बा अम्मा से तंग आकर ये बात करता है, वरना वो हमसे बहुत प्यार करता था। मुझसे छोटी शहनाज और उससे छोटी सना थी जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी, जबकि मैं मैट्रिक के बाद अब सिलाई कढ़ाई सीख रही थी। जिंदगी बदलने का ख्वाब किसकी आंखों में नहीं होता। कभी कभार अगर वडेरे की हवेली जाना होता तो उसकी बेटियों का रहन सहन, पहनावा और हवेली का शानदार सामान देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश जागती कि काश हमारे पास भी ये सब कुछ होता, हम भी एक अच्छी जिंदगी गुजारते। क्योंकि हवेली की मालकिन ने कई गांव की औरतों को अपने यहाँ नौकरानी बनाकर रखा था, जबकि उसकी बेटियां खूब अयाशी करती। वो शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने जाती थी। एक बेटी का तो शहर के बहुत बड़े आदमी से रिश्ता भी पक्का हो गया था। वो शहजादियों की तरह जिंदगी गुजार रही थी, जबकि हम नौकरानियों की तरह। उनकी जिंदगी देखकर मेरे दिल में हसरत जागती कि कोई जादू की छड़ी घुमाए और हमारे घर के हालात भी बदल जाएं। लेकिन ऐसे में जब हमने उस कुएं का तस्करा सुना तो बड़ी हैरानी हुई। फिर उस दिन अब्बा मुझे बताने लगा कि वो कुआं बहुत पुराना है, हम तो इसे बचपन से देखते आ रहे हैं। ये 100 साल पुराना कुआं बादशाहों के दौर का है।
कहते हैं कि इसका पानी खुद ब खुद खुश्क हो गया था, किसी ने इस पर जादू कर दिया था। उसके बाद से कभी इस कुएं में पानी नहीं देखा गया। लेकिन आजकल जो गांव में ये गूंज हो रही थी कि इस कुएं से आने वाली आवाजें जिन्नात की हैं, तब से ही सब पर दहशत तारी थी। उस रात मैंने कुएं में झांक कर गलती की, क्योंकि मैंने एक निहायत खौफनाक चेहरा उसके अंदर देखा था। वो एक दो चेहरे नहीं बल्कि लातादाद थे। दूर कुएं की काली गहराई में नजर आने वाले वो चेहरे मैं अभी तक फरामोश नहीं कर सकी थी। मुझ पर इस कदर खौफ सवार हुआ कि दूसरे दिन मुझे बुखार हो गया था। आइंदा मैंने घर से निकलने से तौबा कर ली थी। सच में ही जिन्नात वगैरह की बातें मजाक तो नहीं थी। आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों? मैं अपने आप को कोस रही थी। लेकिन जब मैं अगली रात सोई तो मैंने इंतहाई खौफनाक ख्वाब देखा था, जैसे मैं उसी वीरान जंगल में भटक रही हूँ जहाँ पर वो कुआं मौजूद है, और कुएं से निकलकर एक खौफनाक आदमी मेरे पीछे भाग रहा है। मैं उससे बचने के लिए इधर उधर छुप रही हूँ, लेकिन अचानक उस आदमी ने मेरे कान में सरगोशी की, मेरी मदद करो, अगर मदद करोगी तो माला माल हो जाओगी। मैं जैसे ही पलटकर उसकी तरफ देखती हूँ तो अचानक वो मेरे सामने से गायब हो जाता है। फिर उस रात मेरी आंख खुल गई। मेरा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था। गांव के बड़े बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि किसी मौलवी वगैरह को बुलाते हैं और पता लगाते हैं कि ये आवाज कैसी है, आखिर क्या वजह है। इस तरह तो सारे गांव वालों पर दहशत तारी हो जाएगी, कोई भी मगरिब के बाद अपने खेतों की तरफ नहीं जा सकेगा। यही सोचकर दूसरे गांव में रहने वाले एक बहुत बड़े आमिल को बुलाया गया था, जो इन चीजों का इलाज करता था। फिर मगरिब के बाद जब उन आवाजों का वक्त होने लगा तो आमिल चंद बुजुर्गों के साथ उस कुएं पर जा पहुंचा। आमिल ने एक ऐसा अमल किया कि उसे उसके बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। फिर वो गांव के बुजुर्गों से कहने लगा, तुम गांव वालों ने अपनी शामत खुद बुलवाई है। इस कुएं में तो कई 100 सालों से जिन्नात का खानदान आबाद था, लेकिन इस गांव में मौजूद एक शख्स ने इन्हें तकलीफ पहुंचाई है, और ये आने वाली चीखों की आवाज इसी वजह से है। वो शख्स उन जिन्नात को अपने सामने हाजिर करना चाहता था, इसलिए उसने कुएं में कोई ऐसी चीज फेंक दी जिसकी वजह से जिन्नात बहुत गुस्से में है। ऐसा ना हो कि गांव वाले इस फैसो गजब का शिकार हो जाएं। इसलिए उस शख्स को ढूंढो और उससे पूछो कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है और क्यों किया है। अगर वजह मालूम हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शख्स यहाँ से जा चुका है तो यूं समझ लो कि तुम लोगों के लिए ये बात और भी परेशानी का बायस बन सकती है। आमिल की ये बात सुनकर सारे गांव वाले हैरान परेशान रह गए थे कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है जिसने इतना बड़ा काम किया है। ये बात तो गांव के बच्चे बच्चे को मालूम थी कि ये कुआं बहुत पुराना है और इसमें जिन्नात आबाद हैं, लेकिन आज तक इन जिन्नात ने अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की थी। आखिर ऐसा करने वाला कौन शख्स है? अब गांव वाले सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे। मुझे भी सारी बात पता चल गई थी। मैं बहुत सारे खौफनाक चेहरों को कैसे भूल सकती थी जो मुझे कुएं में झांकने पर दिखाई दिए थे। उस दिन मैं बानो से मिलने गई। मैं गांव में होने वाली उन बातों पर तबसरा करना चाहती थी। जब भी मुझे उससे कोई बात बतानी होती, मैं अम्मा से इजाजत लेकर उसके घर चली जाती थी। जैसे ही मैंने उसके घर में कदम रखा, अचानक ही बानो ने तेजी से तकिए के नीचे कोई चीज छुपाई थी और मुझे उसकी ये हरकत बड़ी अजीब लगी। दूसरी तरफ उसकी माँ फरसाना खाला भी एकदम से ही कमरे के अंदर चली गई, जबकि मैं उसके अब्बा को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो उस वक्त घर में नहीं होता था। लेकिन अभी वो दोनों एक दूसरे के पीछे कमरे से बाहर निकले थे। वो मुझे देखकर मसनूई मुस्कुराहट से कहने लगी, और शबाना कैसे आना हुआ? लेकिन मुझे उसकी मुस्कुराहट अजीब लगी, इसलिए मैं कहने लगी, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, तुम्हारे माथे पर ये पसीना कैसा है? वो घबरा कर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भला मैं क्यों घबराऊंगी? तुम सुनाओ, किस सिलसिले में यहाँ आना हुआ? तो मैं राजदारी से कहने लगी, तुमने सुना नहीं कैसे कोई कुएं में रहने वाले इन जिन्नात को तंग कर रहा है, जिसकी वजह से गांव वालों को परेशानी का सामना है। बानो, तुम्हारा क्या ख्याल है? आखिर ये सब कौन कर सकता है? मैंने देखा बानो के चेहरे पर खौफ की परछाई थी। उसने मेरी बात का जवाब ही न दिया, बल्कि खामोशी से न जाने क्या सोचने लगी। तभी उसका अब्बा कमरे से बाहर निकला और बानो से कहने लगा, मैं शहर जा रहा हूँ, रात तक लौटूंगा, लेकिन जब तक तू वो काम कर लेना। बानो ने सर हिला दिया था। फिर उसका अब्बा चला गया।
बानो भी मेरी तरह एक गरीब लड़की थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो 7 बहन भाई थे, जिसमें बानो तीसरे नंबर पर थी। उनके घर में भी खूब गुर्बत थी। उसका अब्बा काम भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बीमार रहता था। मैं देखती अक्सर ही उसके घर में फाके रहते थे। बेचारे पेट भरकर खाना भी न खाते। तभी बानो मुझे कहने लगी, इतनी गर्मी में तू मुझसे मिलने आई है, मैं तेरे लिए शरबत बना कर लाती हूँ। जैसे ही वो उठने लगी तो अचानक उसकी गोद से 2-3 सिक्के नीचे गिरे थे। छन की आवाज आई और मेरी हैरान नजरें उन सिक्कों को देख रही थी। अभी मैंने एक सिक्का उठाकर उलट पुलट कर देखा। वो शाम के वक्त भी खूब चमक रहा था। पीले रंग का वो सिक्का ऐसे लगा जैसे सोने का हो, लेकिन उसके ऊपर अजीबो गरीब अल्फाज में कोई तहरीर दर्ज थी। मैं उससे कहने लगी, ये क्या है और कहाँ से आया? उसने झट से वो सिक्का मेरे हाथ से छीन लिया था। ये मुझे दे दो, तुम्हारे काम का नहीं है। उसने वो सारे सिक्के थैले में डाले और खुद तेजी से अंदर चली गई। मुझे उसके ऊपर न जाने क्यों अजीब सा शक हो रहा था। थोड़ी देर में बैठी, फिर घर चली आई। घर पहुंचकर भी मेरे चेहरे पर सोच की परछाई थी। उस रात अब्बा जमीनों पर जा रहा था, जबकि हम तीनों बहनें और अम्मा घर पर अकेली थी। अब्बा अक्सर ही वडेरे के खेतों में चला जाता, क्योंकि जिस दिन पानी लगाना होता उस दिन अब्बा ही पूरी रात जाकर रखवाली करता था। अब्बा चला गया तो पीछे से अम्मा भी सो गई और छोटी बहनें तो स्कूल पढ़ती थी, इसलिए थकन से जल्दी सो जाती थी। लेकिन मुझे गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। 2 कमरों का छोटा सा हमारा घर था। फिर मैं चुपके से ऊपर छत पर चली आई। छत पर थोड़ी हवा लग रही थी। उदासी में चांद को मैं देख रही थी। फिर वापस नीचे जाने लगी कि अचानक बुरी तरह से चौंक गई। दूर मैंने देखा बानो के घर से एक काली चादर में लिपटा वजूद बाहर निकला और गांव की गलियों से होता हुआ दूर जाने लगा। कद काट से वो बिल्कुल बानो लग रही थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही थी। आखिर आधी रात को कहाँ जा रही है? पहले उसका अब्बा भी तो खेतों में नहीं गया, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसका बाप तो कोई काम करता ही नहीं था, क्योंकि वो बीमार रहता था। मेरे दिल में अजीब सी हलचल मच चुकी थी और मैं ये बात बानो से पूछने के लिए बेचैन थी। अम्मा से कहने लगी कि मैं बानो के घर जा रही हूँ। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगी, हरगिज़ नहीं, कल परसों ही तो उसके घर गई थी, अब रोज रोज जाएगी क्या? अब चल घर का काम निपटा। मैं मायूस होकर घर के काम करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बानो मेरे घर चली आई तो मैं उससे देखकर खुश हो गई। वो मुझसे मुलाकात करने आई थी, लेकिन मैं रात वाली बात भला कैसे भुला सकती थी। तभी मैं उसे कमरे में ले आई और चुपके से कहने लगी, तू रात को कहाँ जा रही थी? मैंने तुझे देख लिया था। ये सुनकर वो उछल पड़ी और कहने लगी, ये तू क्या कह रही है? मैं भला कहाँ जाऊंगी? और तूने मुझे कैसे देख लिया? तो मैं उससे कहने लगी कि रात का 1 बज रहा था जब तू अपने घर से निकली। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू ही थी, वो जो काली चादर में लिपटी अपने घर से निकलकर न जाने उस तरफ कहाँ जा रही थी। सच सच बता, आखिर क्या बात है? उस दिन भी मैंने तुझे अजीब और गरीब हरकतें करते देखा था, जैसे तू मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अब वो बिल्कुल खामोश थी। अजीब अंदाज में घबराहट में मुब्तला मुझसे कहने लगी, तुझे खामखा वहम हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर तू यही बात करना चाहती है तो मैं चली जाती हूँ। वो नाराज होकर चली गई थी। मैं उसे रोकती रह गई, लेकिन उसने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। मैं हैरान थी कि उसने मुझसे इतनी नाराजगी क्यों दिखाई है। फिर रात हुई तो हम सब खाना खा रहे थे। तभी अब्बा अम्मा से कहने लगा, अभी तक उस आदमी का पता नहीं चल सका जो उस कुएं के जिन्नात को परेशान कर रहा है। हर रात आने वाली भयानक आवाजें सुनकर खेतों में काम करने वाले सारे मिजारे बहुत परेशान हैं। ऐसा लगता है कि गांव में पहरा देना पड़ेगा, जब ही जाकर उस आदमी का पता चलेगा। मैं अब्बा से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर वो बात दिल में सोच कर रह गई। मैं बानो और उसके अब्बा की कुछ हरकतों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब अम्मा दूसरे दिन बानो के घर गई तो जब वापस आई तो उनके चेहरे पर बड़ी हैरानी थी। कहने लगी, अरे बानो की तो बड़ी बहनों की शादी की तैयारियां चल रही हैं। इतने सारे जेवरात, इतने खूबसूरत कपड़े, इतना ढेर सारा जहेज। बानो, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। उसकी बहनों की शादी दूसरे गांव में हो रही है। चुपके चुपके उन माँ बेटी ने सारी तैयारी कर ली। उसका बाप देखो कैसा घुन्ना है। सारी जिंदगी कमाया तो नहीं, लेकिन अब शहजादियों की तरह अपनी बेटियों को रुखसत कर रहा है। अम्मा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे।
मैं कहने लगी, अम्मा क्या सच कह रही है? क्या बानू की बहनों की शादी हो रही है? लेकिन कल तक तो उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और आज इतनी मालो दौलत कहाँ से आ गई? अम्मा कहने लगी, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है। न जाने उसका बाप क्या करता फिर रहा है। अरे देखो तो सही, सारे गांव वाले हैरान हैं। फिर गांव वालों ने देखा जब बानू की बहनों की बारात उनके दरवाजे पर आई। ट्रक भर कर जहेज लेकर वो अपने घर से रुखसत हुई थी। मैंने देखा बानू ने भी एक कीमती शानदार लिबास पहन रखा था, जबकि उनके मुकाबले में हमारे लिबास इंतहाई मामूली थे। पल भर में उनका घर कैसे बदल गया, उनके घर के हालात वो मुझसे छुपे हुए नहीं थे। हाँ, ये सच था कि उनके घर ज्यादा कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि उसका अब्बा जो बीमारी की वजह से बहुत चिड़चिड़ा रहता था, हर आने जाने वालों को गालियां देता था। इसी वजह से कोई उनके घर जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन अब उसके अब्बा का मिजाज बिल्कुल ही बदल चुका था। 2 बहनों की रुखसती के बाद अब वो 5 बहनें रह गई थी और उनका एक सबसे छोटा भाई। लेकिन धीरे धीरे उनका घर तामीर होने लगा। वो घर जो बिल्कुल कच्चा था, किसी भी वक्त ढह जाने का खदशा था, आज उस घर को बनाया जा रहा था। लेकिन अब ये राज मेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि बानू का रिश्ता तय हो गया था। बहुत धूमधाम से उसकी मंगनी हुई थी। उसकी मंगनी में ढेर सारे जेवरात और खूबसूरत लिबास आए थे। वो निहायत खुश लग रही थी। अब्बा मेरा अपनी 3 बेटियों की वजह से परेशान था, जबकि मैं सबसे बड़ी थी। मैं बानू से भी 1 साल बड़ी थी, लेकिन बानू की मंगनी हो चुकी थी, जबकि मेरी अभी तक शादी की बात भी नहीं चली थी। अब मैं हर वक्त उदास रहने लगी। मैंने उसके घर आना जाना भी छोड़ दिया। गांव के बहुत से लोग अब उनसे जलने लगे थे। उनके बदलते हालात इंतहाई हैरानकुन थे। आज अब्बा शहर गया हुआ था, जबकि हम बहनें ही घर में अकेली थी। फिर रात हुई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। मैं यूं ही दिल बहलाने को ऊपर छत पर चली आई। मैंने देखा शायद आज चांद की 14वीं तारीख थी, क्योंकि चांद पूरी तरह से चमक रहा था, जिसकी रोशनी गांव के हर हिस्से को दिखा रही थी, और ये मंजर इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। मैं गांव में मौजूद खेतों को देखने लगी, क्योंकि हमारी छत से ये मंजर साफ नजर आता था। लेकिन जैसे ही मैं पलटने लगी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी आंखों के सामने जो मंजर आया था उसने मुझे चौंका दिया था। मैंने आज फिर बानू को उस तरफ जाते हुए देखा था। अब मेरे हाथ पांव में एक लर्जिश की कैफियत थी। ये आखिर कहाँ जा रही है? इसे मैंने 2-3 दफा उस तरफ जाते हुए देखा है। आज मैं इसका पीछा करूंगी। मैं तेजी से छत से नीचे गई थी। मैं जानती थी कि गांव की गलियों में इस वक्त हू का आलम होगा, बंदा ना बंदे की जात होगी, लेकिन मेरे लिए वहां जाना बहुत जरूरी हो गया था। आखिर बानू के घर के बदलते हालात और उसके अब्बा का इतना ऐशो आराम मेरी आंखों के सामने से छुपा हुआ न था। अब मैं चुपके से घर से निकली थी। अम्मा और बहनों को खबर भी ना हुई कि मैं उस बानू का पीछा कर रही हूँ, जो न जाने उस रात के वक्त कहाँ जा रही है। तभी मैं चुपके चुपके उसका पीछा करती रही, यहाँ तक कि उसको खबर भी ना हुई कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। दूर खेतों में आकर, लेकिन अब वो उस वीरान रास्ते में जा रही थी, और ये रास्ता कहीं और नहीं बल्कि उसी कुएं के पास जाता था। तभी मैंने देखा वो कुएं की मुंडेर पर खड़ी हुई और उसने अपने पल्लू में से एक चीज खोलकर कुएं के अंदर फेंक दी थी। फिर उसने हाथ उठाकर कोई दुआ मांगी, और जैसे ही कुएं में झांक कर देखा, अचानक चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमकने लगा। मैंने देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर थोड़ी देर तक वो वहां खड़ी रही, न जाने क्या कर रही थी, लेकिन मैं दरख्त के पीछे छुपी कांप रही थी। मेरे खौफ की वजह वो चीज थी जो अचानक कुएं के अंदर से निकली थी। वो बानू के सामने जाकर खड़ी हुई। बानू के लब हिल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो उससे बातें कर रही हो। थोड़ी ही देर बाद वो चीज गायब हुई और बानू ने घर का रास्ता लिया। वो खुशी खुशी घर जा रही थी, लेकिन मैंने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस कुएं के पास जाकर देख लेती। एक बार झांक कर देखा था, दोबारा ये गलती नहीं कर सकती थी। अब मैं घर चली आई थी, लेकिन मेरा सांस धोंकने की माने चल रहा था। सुबह उठी तो अम्मा ने मेरे चेहरे के बदले हुए तासुरात देख लिए थे। क्या हुआ है तुझे? इतनी बदली बदली से क्यों लग रही है? अब मैं उन्हें क्या बताती कि रात को मेरे सामने एक अजीब सा इंकशाफ हुआ है। ऐसा इंकशाफ जो बड़ा ही हैरानकुन था।
लेकिन मैं सिर्फ बानो से बात करना चाहती थी। उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो उस कुएं के पास क्या लेने गई है। लेकिन अगले दिन मैंने अम्मा से जो कहा उसने अम्मा के होश उड़ा दिए थे। अम्मा, क्या आपको पता चल गया है कि उस कुएं में वो चीज फेंकने वाला कौन शख्स है? लेकिन मुझे मालूम हो गया है। अम्मा ने हैरत से आंखें फाड़कर मुझे देखा। कहने लगी, क्या पागल तो नहीं हो गई? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैं कहने लगी, अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। मुझे उस शख्स का पता चल गया है जो उस कुएं के पास जाकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि बानो और उसका बाप है। अम्मा, क्या गांव वाले इस बात को महसूस नहीं कर रहे कि अचानक ही बानो के घर के हालात कैसे बदल गए? वो लोग कोई जादू वगैरह कर रहे हैं, वो भी उस कुएं के पास जाकर। मैंने खुद अपनी आंखों से बानो को वहां जाते देखा है। अब अम्मा बिल्कुल खामोश थी। कहने लगी, तूने क्या देखा है? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर मैं अम्मा से राजदारी से कहने लगी, ये बात तेरे और मेरे बीच में रहेगी। अभी हम किसी के सामने ये बात नहीं करेंगे जब तक बानो खुद अपने मुंह से हमें सच्चाई ना बता दे। अम्मा, यही हकीकत है, ये आप समझने की कोशिश करें। मैं आज बानो के घर जाऊंगी और मुझे आप नहीं रोकेंगी। अम्मा बिल्कुल खामोश थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगी, हाँ, ये सब मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अब हम क्या जाने कि आखिर क्या राज है? ये तो वही बता सकती है। अगर तू कह रही है कि तूने खुद उस लड़की को कुएं के पास बार बार जाते देखा है, तो 100% यही बात हो सकती है। अब मैं अम्मा से इजाजत लेकर बानो के घर चली आई थी। मैंने देखा लजीज खाने की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। उसकी माँ ने बड़े से देगची में गोश्त चढ़ाया हुआ था। उसकी माँ के हाथों में चमकती हुई सोने की अंगूठी और खुद उसके गले में पहनी हुई वो गोल्ड की चेन मेरी आंखों से कुछ भी छुपी हुई नहीं रही थी। मैं जैसे ही उनके घर में गई, उसने मसनूई मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया था। पैसा आने के बाद वो सब बहुत बदल चुके थे। किसी का आना जाना घर में ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते थे। मैंने देखा था कि गांव का कोई भी बंदा उनके घर आता जाता नहीं था। अब बानो ने मेरे घर आना भी छोड़ दिया था जब से उसकी मंगनी हुई थी। कैसी हो शबाना? वो मुस्कुरा कर कहने लगी। मैं ठीक हूँ, तू सुना? मैंने भी चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई थी। तो वो कहने लगी, कैसे आना हुआ तेरा? सब ठीक तो है ना? तो मैं उससे कहने लगी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, यहाँ सबके सामने नहीं, कहीं अकेले में। मैं उसके कान में सरगोशी कर रही थी। ये सुनकर वो उछल पड़ी और कहने लगी, क्या बात करनी है? उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। तो मैं कहने लगी, एक जरूरी बात, और तुझे वो बात सुनना जरूरी है, वरना तेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर उसके होश उड़ गए थे। फिर वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, यहाँ किसी के सामने इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं, तू मेरे साथ अंदर चल। अब वो मुझे कमरे में ले आई थी। मेरी प्लेट में गोश्त का सालन और नान रखे थे। वो लोग खूब अयाशी कर रहे थे, और इस अयाशी के पीछे क्या वजह थी ये मैं नहीं जानती थी। फिर वो कहने लगी, बता अब शबाना, क्या बात करना चाहती है मुझसे? मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, तेरा राज मेरे सामने आ गया है बानो, अब मुझसे ये बात छुपाने का कोई फायदा नहीं। कैसा राज? उसकी आवाज बहुत ज्यादा बदली हुई थी। मैंने तुझे खुद अपनी आंखों से बार बार उस कुएं के पास जाते देखा है, एक बार नहीं बल्कि कई बार। अब मैं सारे गांव वालों को ये बताना चाहती हूँ कि वो शख्स जिसे सब ढूंढते भी रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि तुम और तुम्हारा बाप है। ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, तू मेरी दोस्त होते हुए भला ये कैसे कर सकती है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है शबाना, जो तू मेरे साथ ये सब कर रही है? ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तू हर रात वहाँ क्या लेने जाती है, और तेरे घर के बदलते हुए हालात का क्या राज है? ये बात सुनकर ही उसने सर झुका लिया और कहने लगी, हाँ, ये हकीकत है कि मैंने सारे गांव वालों से ये बात छुपाई, सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बा के कहने पर, क्योंकि तू नहीं जानती कि मेरा अब्बा सिर्फ 2-3 महीने का मेहमान है। वो अपनी जिंदगी में हमारे लिए इतना कुछ करके जाना चाहता था जितनी उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखो, हम 7 बहनें और हमारा एक ही इकलौता भाई, वो भी सबसे छोटा, तो हमारे हालात से कैसे वाकिफ नहीं हो सकती? तू सब कुछ अच्छी तरह से जानती है कि बचपन से ही हमने कुछ भी नहीं देखा। हम तो रोटी के नवाले को भी तरसने वाले लोग थे, ना कभी किसी स्कूल की शक्ल देखी और ना ही कभी किसी अच्छे खाने की। हाँ, गांव में रहने वाली हवेली की मालकिन अपने उतरे हुए कपड़े हमें जरूर दे दिया करती थी, जिससे हम अपना बदन ढांप लेते थे।
अब्बा की बीमारी बहुत पुरानी है, वो बेचारे काम भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अचानक ही हमें पता चला कि अब्बा के पास सिर्फ 6 महीने हैं। अब्बा अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। कहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरी बीवी और बेटियां भूखी मरेंगी। मैं जानता हूँ कि वो किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाएंगी। ऐ अल्लाह, तू ही मेरी बेटियों का वारिस है। हर वक्त वो रोते हुए यही दुआ करते रहते थे। लेकिन एक दिन वो एक दरगाह पर गए। वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे। अब्बा वहाँ बैठकर आंसू बहा रहे थे। उनके दिल की कैफियत उनके चेहरे से आया थी। लेकिन वो बुजुर्ग बड़े गौर से अब्बा को देखे जा रहे थे। तभी अब्बा के कंधे पर हाथ रखते हुए वो कहने लगे, उस मालिक से मांगने आया है जो सबको रिस्क देने वाला है। वो तुझे भी ढेर सारा रिस्क देने को तैयार है, लेकिन तुझे मेरी बात पर अमल करना पड़ेगा। कैसी बात पर बाबा? तो वो कहने लगा, यहाँ से दूर एक गांव है, वहाँ एक बहुत पुराना कुआं है, तकरीबन 100 साल पुराना। वहाँ मेरा एक जिन्नात का खानदान आबाद है, लेकिन वो वहाँ पर कैद है। उस पर किसी ने अमल करके वहाँ पर कैद कर दिया था, इसलिए तुमने उसे आज़ाद करवाना है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सिक्के दूंगा। तुमने वो 14 सिक्के उस कुएं में एक एक करके फेंकने होंगे, और हर चांद की 14 तारीख को तुम वो सिक्के उस कुएं में जाकर फेंकोगे। जैसे ही वो 14 सिक्के पूरे हो जाएंगे, मेरा खानदान आज़ाद हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इस अमल से रोका जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ जिन्नात ऐसे होंगे जो इस अमल को पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, तुमने वो अपना अमल जारी रखना है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे घर से जगह जगह पर दौलत निकल रही है। अब वो दौलत किसी भी सूरत में हो सकती है। तुम एक गरीब लाचार आदमी हो और बीमार भी, इसलिए ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है। ये अमल मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए। लेकिन तुम एक मजबूर आदमी नजर आते हो। मुझे ये अमल तुम्हें बताकर खुशी महसूस हो रही है। लेकिन आप कौन हैं बाबा जी? अब्बा ने उन्हें हैरत से पूछा था। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगे, मैं भी एक दरवेश जिनसात हूँ। दरअसल वो मेरा ही खानदान है। यूं अब्बा वो 14 सिक्के लेकर घर आ गए थे। अब्बा बड़े परेशान से थे। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अब्बा इतने खामोश थे कि मैंने अब्बा से पूछा कि वो इतने चुप चुप क्यों हैं। तो वो कहने लगे, आज मुझे एक दरवेश मिला था, उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा है, और ये 14 सिक्के भी दिए हैं। अब्बा ने जैसे ही वो सिक्के अपनी जेब से निकाल कर मुझे दिखाए, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो सिक्के सोने के थे, बिल्कुल असली सोने के। अम्मा भी उन सिक्कों को देखकर हैरान थी। कहने लगी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो अब्बा कहने लगे, नहीं, ये बात सच है, वरना मैं ये सिक्के कहाँ से लाऊंगा? मैं तो खुद एक गरीब आदमी हूँ। अब्बा आप ये काम करें, हो सकता है कि हमारी किस्मत बदल जाए। मैं अब्बा को उकसा रही थी, लेकिन अब्बा सख्त खौफजदा थे। कहने लगे, अगर गांव में किसी को ये बात मालूम हो गई तो सब हम पर शक करने लगेंगे, न जाने वो हमारे बारे में क्या क्या सोचे। मैं उन्हें कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, अगर आप बीमार रहते हैं, ये काम नहीं कर सकते, तो आपकी जगह पर मैं ये काम करूंगी। अब्बा खामोश थे। कहने लगे, देख लो बेटी, ये काम बहुत लंबा है, तुम कर लोगी। ये बहुत बहादुरी का काम है, गांव में किसी को भी इस बात की खबर ना हो। मैंने उन्हें यकीन दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही चांद की 14 तारीख आई, मैंने अपने काम का आगाज कर दिया। पहली बार जब वो सिक्का मैंने उस कुएं में फेंका, तो वहां से एक अजीब सी आवाज आई थी, लेकिन मैं दौड़ी दौड़ी घर आ चुकी थी। लेकिन दूसरे दिन पूरे गांव में हंगामा मच गया था। सब कह रहे थे कि उस कुएं के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। अब्बा भी सख्त परेशान थे। मैं रोते हुए कहने लगी, अब्बा सबको पता चल जाएगा। खुदा के लिए आप उसी दरवेश बाबा के पास जाएं और उससे कहें कि आखिर ये क्या माजरा है, उस कुएं के अंदर से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं। ऐसे तो हमारा राज सबके सामने आ जाएगा। फिर अब्बा उस दरवेश बाबा के पास गए। वो मुस्कुरा कर कहने लगे, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वहाँ शैतान जिनसात भी रहते हैं, जो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि हमारा खानदान उस कुएं से आज़ाद हो। इसलिए वो शोर करके तुम्हारे काम को रोकना चाहते हैं, लेकिन तुम किसी सूरत भी ना रुकना और अपना काम जारी रखना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही गांव वालों को कोई नुकसान होगा। फिर अब्बा कुछ मुतमईन होकर वापस आ गए थे। फिर अब्बा ने मुझे भी ये बात बता दी, लेकिन अभी 3 महीने ही गुजरे थे कि अचानक ही वो हुआ कि हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। उस दिन अम्मा घर की सफाई कर रही थी, जब अम्मा को पुराने बर्तनों में रखे हुए वो कीमती ज़ेवरात मिले थे।
सोने चांदी की वो खूबसूरत जेवरात अपनी पूरी आबोताब से चमक रहे थे। अम्मा की आवाज भी ना निकल पा रही थी। अम्मा ने जैसे ही अब्बा को वो जेवरात दिखाए तो वो खुश हो गए थे। कहने लगे, दरवेश बाबा की बात झूठ नहीं हो सकती, वो देखो, वो खुश होकर हमें इनाम देकर गए हैं। अब्बा उन जेवरात को सीने से लगाए बैठे थे। ये हमारे लिए किस कदर कीमती थे, शायद इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम भूखे सो रहे थे। फिर अब्बा शहर गए और उन जेवरात को बेच दिया। लाखों रुपया लेकर आए थे। अब्बा ने देखते ही देखते बाजियों का रिश्ता भी तय कर दिया, वो भी दूसरे गांव। जब उनके लालची ससुराल वालों को दौलत की झलक दिखाई तो वो फौरन ही रिश्ता करने पर तैयार हो गए थे। यूं बाजी अच्छे खानदान में रुखसत होने को तैयार थी, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर तशवीश थी। अब्बा ने सख्ती से मना किया था कि कोई किसी से ताल्लुकात नहीं रखेगा जब तक 14 महीने पूरे नहीं हो जाएंगे। ये 14 के 14 सिक्के हमें उसी कुएं में फेंकने होंगे। यूं हम इनकी हदायत पर अमल कर रहे थे। दूसरी तरफ गांव वाले उस आदमी का खोज लगा रहे थे जो कुएं में मौजूद जिन्नात को तंग कर रहा है, लेकिन किसी की नजर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम इस गांव के सबसे करीब लोग थे। लेकिन उस दिन तुम मुझसे मिलने आई तो मुझे तुम्हारी आंखों में शक नजर आया था। तुम बार बार मुझे गौर से देखे जा रही थी। शायद तुम ये राज जान गई थी कि मैं हर चांद की 14 तारीख को उस कुएं के पास जाती हूँ। लेकिन यही वो सच है जो मैं तुम्हें बता रही थी। अब पूरे 10 महीने हो चुके हैं और सिर्फ 4 महीने रहते हैं। खुदा के लिए शबाना, हमारा ये राज किसी के सामने नहीं जाहिर करना, क्योंकि तुम नहीं जानती कि इन 10 महीनों में हमारे हालात कैसे बदल गए हैं। अम्मा के चेहरे पर खुशियां हैं। वो जो मौत की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक ये जिंदगी की तरफ लौटने लगे। जब हमने उनका शहर के अच्छे अच्छे अस्पतालों से इलाज करवाया तो उनकी जिंदगी की उम्मीद बढ़ गई। पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि वो सिर्फ 6 माह जिंदा रहेंगे, लेकिन अब देखो साल होने वाला है। माशाल्लाह से वो कितनी सेहत पकड़ रही हैं। तुम नहीं जानती कि हमें उस जिन्नात की दौलत की कितनी जरूरत थी। वो हमारी चुपके चुपके मदद करते हैं जैसे जैसे वो आजाद हो रहे हैं। गांव वाले जो सोचते हैं उन्हें सोचते रहने दो, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा न करना। अगर तुम्हारे ऊपर मेरा ये राज खुल गया है, इसलिए अब्बा उस कुएं के पास नहीं जाता, बल्कि मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जान खतरे में डालना चाहती हूँ, अपने घर वालों की नहीं। बानो मुसलसल आंसू बहा रही थी, जबकि मुझे उसकी ऐसी कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं अजीब सी हालत में गिरफ्तार उसकी ये कहानी सुन रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी, लेकिन एक रात मैंने तुम्हारा पीछा किया था तो मैंने देखा तुम्हारे सामने कोई मौजूद था। सच सच बताओ कि वो क्या चीज थी। तो वो कहने लगी, हाँ मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। दरअसल एक रात जब मैं वहाँ सिक्का डालने गई, अचानक ही एक खूबसूरत नौजवान मेरे सामने आया था। मैं उसे देखकर डर गई तो वो कहने लगा, घबराओ मत, तुम हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं घबरा कर उससे पूछने लगी तो वो कहने लगा, मैं इसी खानदान का हिस्सा हूँ, सालों से इस कुएं में कैद एक जिनजात। अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, लेकिन मेरा आधा खानदान अभी भी वहीं पर मौजूद है। मुझे यकीन है कि तुम उन्हें भी आज़ाद करवा लोगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। मुझे उसे देखकर जरा भी डर नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत मेहरबान था। शायद तुमने उसी को मेरे सामने देखा होगा। बानो ने मुझे सब कुछ बता दिया था। फिर मुझे उस पर और उसके खानदान पर इतना तरस आया कि मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं उसका ये राज किसी के सामने भी जाहिर नहीं करूंगी, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। इसलिए वो ये फिक्र ना करे। मैं दिल की इतनी भी बुरी नहीं थी कि उसका सालों से छुपाया हुआ राज सबको बता देती। वो ये सुनकर खुश हो गई थी। मुझे कहने लगी, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, तुमने आज मेरी दोस्ती का मान रख लिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ आई हुई काफ़ी देर हो गई है। मैं उसे खुदा हाफिज कहकर घर आ गई थी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, जो भी मैंने आपको बात बताई है वो आपने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी। अम्मा कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई, ये कैसी बातें कर रही हो? तो मैं कहने लगी, जो मैं कह रही हूँ बस उसी पर अमल करना है, तूने किसी को ये बात नहीं बतानी। अम्मा को मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं बताया था। अगर बानो का राज मैंने सीने में दफन किया था तो इस पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उसके बारे में सबको बताती फिरूं, इसलिए मैंने उससे वादा किया था। यूं मैंने देखा उनके घर के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे थे। अब अब्बा मेरे लिए परेशान रहने लगा था।
कहने लगा, मेरी बेटी, सबकी शादियां हो रही हैं, एक मेरी बेटी का नसीब नहीं खुल रहा। अम्मा कहने लगी, घर में कुछ होगा तो नसीब खुलेगा, ऐसे खाली घर में कोई रिश्ता लेकर नहीं आता। यहाँ सब जायदाद दौलत के लालची होते हैं। अमीर अमीर घराने में रिश्ते किए जाते हैं, गरीब घर में नहीं। बगैर जहेज के तेरी बेटियों को कोई भी ब्याह कर नहीं ले जाएगा। अम्मा ने साफ लफ्जों में अब्बा से कह दिया था। मैं अम्मा अब्बा को समझाते हुए कहने लगी, रिश्ते नसीबों के होते हैं, अगर मेरे नसीब में हुआ तो मुझे भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैं उनकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन उस रात बानो मुझसे मिलने आई थी। वो बहुत खुश लग रही थी क्योंकि 2 महीने बाद उसकी शादी हो रही थी। उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा और कहने लगी, शुबाना, तूने जिस तरह से मेरी दोस्ती का मान रखा, मुझे इस पर फख्र महसूस हो रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे सुनकर तू खुश हो जाएगी। यूं समझ ले, जिस तरह अब्बा ने हमारी किस्मत बदली है, इसी तरह मैं तेरी किस्मत बदलना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसकी बात पर घबरा गई थी तो वो कहने लगी, देख, मुझे उस कुएं में 14 सिक्के फेंकने थे, लेकिन मैंने 12 फेंक दिए हैं और 2 अभी भी बाकी हैं। लेकिन अब मेरी शादी होने वाली है, जितने भी हमारे घर के मसले मसाइल थे सब हल हो गए हैं। लेकिन मैं तेरे मसले से वाकिफ हूँ और तेरी खुशियाँ भी चाहती हूँ, इसलिए जो 2 सिक्के बचे हैं अब वो तू ही कुएं में फेंक कर अपनी किस्मत बदलेगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं कहने लगी, बानो, मैं भला ये कैसे कर सकती हूँ? ये काम बहुत ही खतरनाक है, ये मुझसे नहीं होगा। तो वो कहने लगी, क्यों नहीं होगा? जब मैं कर सकती हूँ तो तू क्यों नहीं? तुझे ये काम जरूर करना है। तू भी मेरी प्यारी सहेली है, मेरी बचपन की दोस्त। तूने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। तू याद कर उस वक्त को जब हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो तू अपनी माँ से छुपकर हमें चोरी आटा देकर जाती थी, कभी सालन देकर जाती थी, और तू अपने कपड़े भी मुझे दे दिया करती थी। मैं इन बातों को कैसे भूल सकती हूँ? अब तुझे भी ये काम करना होगा और मैं तेरे साथ जाऊंगी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर जैसे ही चांद की 14 तारीख आई तो मैं बानो के घर चली आई थी, जहाँ वो मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। तो बानो सरगोशी में कहने लगी, घबराओ मत, वो कोई और नहीं बल्कि वही जिन्सात है। और मुझे हैरत इस बात पर है कि मैं तुझे कैसे दिखाई दे गई, क्योंकि वो तो मुझ पर एक खास अमल कर देता था, जिसकी वजह से मैं किसी को वहां जाते हुए दिखाई भी नहीं देती थी। इसलिए उसने हमें भी उन गांव वालों की नजरों से गायब कर दिया। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, हम किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। उसकी बात पर मुझे इत्मीनान हुआ। फिर मैंने पहली बार वो सिक्का कुएं में फेंक दिया था। अब मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि मेरे भी घर के हालात ऐसे ही बदल जाएंगे जैसे बानो के बदले थे, लेकिन फिर भी मुझे दिल में अजीब सी खुशी हो रही थी। अब मैं घर चली आई, लेकिन दूसरी सुबह जब मैंने अम्मा की चिल्लाती हुई आवाज सुनी तो मेरे वजूद पर कपकपी तारी हो गई। जब अम्मा अब्बा को कह रही थी, अरे ये इतने सारे जेवरात कहाँ से आए, मैं भी कहूँ कि इस घर में क्या हो रहा है। अम्मा खूब जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी मैंने अम्मा को सरगोशी में कहा, खामोश हो जाओ अम्मा, दीवारों के भी कान होते हैं। यूं समझ लो कि बानो का वो राज जो मैं उससे पूछना चाहती थी मुझे मालूम हो गया है, और आज हमें भी वही खुशी हासिल हुई जो उन्हें हासिल हुई थी। क्या मतलब है तेरा? अम्मा अब्बा दोनों हैरान थे। तो मैं मुस्कुरा कर कहने लगी, आप सब लोग जानना चाहते थे ना कि बानो के घर वाले इस कदर मालदार कैसे हो गए और उनके हालात कैसे बदल गए। तो यूं समझ लो कि बानो ने मुझे भी वो राज बता दिया था, और इसी वजह से अब हमारी भी किस्मत बदल गई है। ये सुनकर अम्मा अब्बा बहुत खुश हो गए थे। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें बानो के खानदान के बारे में सब कुछ बता दिया। अब्बा हैरान था, कहने लगा, जब ही तो मैं कहूँ शकूर आजकल नजरें चुराए क्यों घूमता है, ये नहीं पता कि उसके हाथ तो जिन्नात का खजाना लगा है। तभी तो उसके रंग ढंग बदल गए हैं। मैं अब्बा की बात पर मुस्कुराती थी। फिर बानो की शादी हो रही थी, लेकिन आज की रात वो आखिरी रात थी, चांद की 14 तारीख, जब पूरे 14 सिक्के कुएं में फेंके जाने के बाद जिन्नात का वो खानदान हमेशा के लिए आजाद हो जाता। आज बानो भी मेरे साथ जा रही थी, लेकिन अगली सुबह वाकई ही मेरी किस्मत बदल गई थी, जब ढेर सारे खजाने के साथ हमारी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। अब हमारे रंग ढंग भी देखने वाले थे। अब्बा ने अपने लिए जमीन खरीद ली, जबकि मेरा एक ऊंचे घराने में रिश्ता तय हो गया था। मैं अपनी दोस्त का कैसे शुक्रिया अदा ना करती जिसने मेरी जिंदगी भी बदल डाली थी। सच बात तो ये थी कि उसका दिल भी इतनी दौलत आने के बाद नहीं बदला था, और मैंने भी उसका राज किसी के सामने जाहिर नहीं किया था।
गांव वाले आज तक हैरान होते हैं कि कुएं से आने वाली वो आवाजें खुद ब खुद कैसे गायब हो गईं, और ये बात कोई भी नहीं जानता था कि वो आवाजें जिनकी होती थीं अब वो हमेशा के लिए इस कुएं से आजाद हो चुके हैं। कई दिन तक खौफ व हरास में मुब्तला लोगों ने इस राज का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके। फिर जिस दिन मैं दुल्हन बनकर तैयार हुई, उस दिन बानो मुझसे मिलने आई थी। अब मेरा और उसका दिल से रिश्ता कायम हो चुका था। पहले सिर्फ हम दोनों सहेलियां थीं, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के राजदार भी थे। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।